प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पीडी यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। बच्चों, आज हम बात करेंगे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2021 एंड 22 की। मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन पेपर है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, क्लास 12। टाइमिंग 90 मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स 40 है। यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप देख लें। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन हैं, ए, बी और सी। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, जिसमें आपको कोई भी 20 करना है। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन में से 20 करना है और सेक्शन सी में 12 में से कोई भी 10 करना है। यानी आपको 20 + 20 + 10 आपको कुल 50 क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन देखते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, डैश अमेरिका के तट से लगा छोटा सा द्वीपीय देश है। डैश इज ए स्मॉल आइलैंड कंट्री लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ अमेरिका। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, क्यूबा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध से था? ऑप्शन 1 है क्यूबा मिसाइल संकट। ऑप्शन 2 है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव और प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन 3 है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दोस्ती। यह गलत है, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 सही है। इंग्लिश में लिखा हुआ है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द कोल्ड वॉर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध डैश से डैश के बीच हुआ। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस बिटवीन डैश टू डैश। तो ऑप्शन बी सही है, 1914 to 1918। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो बच्चों, आप जानते होंगे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो संस्थापक हैं भारत है, मिस्र है, घाना है और यूगोस्लाविया है और इसके साथ साथ इंडोनेशिया है। ठीक है, ये 5 देश। तो यहाँ ब्राज़ील एक अलग देश है, यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सोवियत संघ के अनेक गणराज्यों ने डैश और डैश को झेला। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गृह युद्ध और बगावत को झेला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों, यहाँ नहीं मिसप्रिंट से रह गया है, तो यहाँ नहीं भी आप ऐड कर लेंगे, सही के बाद नहीं। ठीक है। ऑप्शन ए है सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी। यह तो था बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट की पहचान करनी है। जो सोवियत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में सही नहीं था उसकी पहचान करनी है। जो इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगा उसकी पहचान करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी, यह सही इन्फॉर्मेशन है। अगला है बी ऑप्शन, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता था, यह इन्फॉर्मेशन भी सही है। ठीक है। और ऑप्शन सी है जनता को आर्थिक आज़ादी थी। बच्चों, यह इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और ऑप्शन डी भी सही इन्फॉर्मेशन है। यानी क्वेश्चन के हिसाब से हमारा उत्तर देखें तो ऑप्शन सी है और यहाँ नहीं लगेगा, मैंने पहले बता दिया है, आप इसके नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, आप किस आधार पर कहेंगे कि लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में असफल रहा? ऑन व्हाट बेसिस वुड यू से दैट द लीग ऑफ नेशन फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव? बच्चों, आप जानते हैं कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी 1920 में, ताकि दुनिया में कोई दूसरा विश्व युद्ध ना हो सके, दुनिया में जनमाल की हानि दोबारा ना हो। लेकिन
फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब लीग ऑफ नेशन बन गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ही था दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखना, फिर भी सेकेंड वर्ल्ड हो गया, फिर भी दूसरा विश्व युद्ध हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? पहला ऑप्शन हो जाएगा दूसरे विश्व युद्ध का होना, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का होना। इसलिए कहते हैं कि लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्य में असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? तो 5 हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन कौन है बच्चों? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। ABCFR ये परमानेंट मेंबर हैं सुरक्षा परिषद में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ढांचागत सुधार हेतु एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें कुछ शिकायतों का जिक्र था। यहाँ ध्यान देंगे, शिकायतों का जिक्र था, उन्हें पहचानें। ऑप्शन ए है सुरक्षा परिषद राजनीतिक वास्तविकता की नुमाइंदगी नहीं करता, यानी कि दुनिया में जो राजनीतिक दृष्टि से वास्तविक चीज़ें हैं, असलियत है, उसकी नुमाइंदगी नहीं करता। ऑप्शन बी है इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों के हितों की छाप होती है, यानी कि UNO जो फैसले लेता है उसमें पश्चिमी देशों के हित छिपे हुए रहते हैं। ऑप्शन सी है सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओके, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बच्चों ये जितनी भी शिकायतें दिखाई दी ABC सभी सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। भारत में यानी कि आज़ाद भारत के सम्मुख कौन कौन सी चुनौतियाँ थी? What were the challenges before independent India? ऑप्शन ए है एकता के सूत्र में बांधे रहना, ऑप्शन 2 है लोकतंत्र को कायम करना, और ऑप्शन 3 है विकास। तो बच्चों ये तीनों समस्याएं थी। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत के सामने ये मुख्य चुनौतियां ये तीनों ही थी। ठीक है। यह क्वेश्चन जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे तो लॉन्ग क्वेश्चन में आया करता था। ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए कि 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 इसमें लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्नलिखित में से नेहरू की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं था। यहाँ नहीं पर फोकस किया गया है। ऑप्शन ए है, इंग्लिश में देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। ऑप्शन ए है कठिन संघर्षों से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना। ये तो था, क्योंकि हमें नहीं की पहचान करनी है। ओके, नॉट की पहचान करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था, यानी कि हमारा उत्तर ये नहीं बनेगा। ऑप्शन बी है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, यह भी उद्देश्य था, यानी कि हमारा उत्तर यह भी नहीं बनेगा। तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, यह भी उद्देश्य था, यानी कि यह भी हमारा उत्तर नहीं बनेगा। ऑप्शन डी है अपने मंत्रिमंडल का विकास करना, यह उनका उद्देश्य नहीं था विदेश नीति के रूप में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी पर आप टिक लगा लें या अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गुट डैश तथा डैश का समर्थक था। तो बच्चों शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गुट का मतलब है सोवियत यूनियन, सोवियत खेमा, तो समाजवाद तथा साम्यवाद का समर्थक था। समाजवादी व्यवस्था थी सोवियत संघ में, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य था साम्यवाद को प्राप्त करना, जहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। ओके, फिर से सुन लें। समाजवाद में होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को
उसके काम के अनुसार, यानी कि रिवार्ड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क मिलेगा। सैलरी या मजदूरी कह लें, जितना वो काम करता है उसके हिसाब से उसे दिए जाएंगे रिवार्ड। लेकिन जो साम्यवाद है, जो कम्युनिज्म है, उसमें उसकी आवश्यकता के अनुसार अकॉर्डिंग टू देयर नीड, यही दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। निम्न में से किस देश को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया? विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वाज एक्सेप्टेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोवियत यूनियन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रूस हो जाएगा, रसिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, UNHRC, UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन किससे संबंधित है? तो सही जवाब ऑप्शन डी, ओके, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। संयुक्त राष्ट्र के सामने किन दो बुनियादी सुधारों का मसला है? आप इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से एक बार समझ लें। संयुक्त राष्ट्र के सामने किन दो बुनियादी सुधारों का मसला है? ऑप्शन ए देखिए, सदस्य संख्या पर सहमति। ऑप्शन 2 है संगठन की बनावट और प्रक्रिया में सुधार। ऑप्शन 3 है प्राथमिक मुद्दों व विवादों को तय करना। इसको ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा, प्राथमिक मुद्दों व विवादों को तय करना। ठीक है, आप समझ सकते होंगे क्या लिखा हुआ है, निगेटिव पॉइंट है। और ऑप्शन 4 है संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा। अब ऑप्शन ए, बी और सी, डी है। इसमें विकल्प दिए गए हैं। पहला है 2 और 4। तो मुझे लगता है कि 2 और 4 ही इसके सही जवाब हैं। ठीक है, 2 और 4 इसके, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभाजन के पश्चात बने पाकिस्तान में कौन कौन से 2 इलाके शामिल थे? विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में कौन कौन से 2 इलाके शामिल थे? तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान जो 1971 में बांग्लादेश बन गया और पश्चिम पाकिस्तान रह गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 1917 की रूसी क्रांति के नायक थे। तो 1917 की रूसी क्रांति के नायक थे व्लादिमीर लेनिन। द हीरो ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 वाज व्लादिमीर लेनिन। ठीक है बच्चों, हमने जो प्रैक्टिस सेट किया था उससे अधिक से अधिक क्वेश्चन प्री बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट सोल्व करना चाहिए बोर्ड एग्जाम फर्स्ट टर्म के लिए भी। ओके, और प्रैक्टिस सेट के अलावा प्री बोर्ड के क्वेश्चन भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। शीत युद्ध काल का पहचान करना है। तो कब से कब हुआ है शीत युद्ध, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1945 टू 1991। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन है पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका द्वारा सहायता दिए जाने को क्या कहा गया? तो आप जानते हैं मार्शल योजना कहा गया। ठीक है, व्हाट वाज द नेम गिवन टू अमेरिकाज हेल्प इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। बच्चों, मार्शल योजना में यूरोप के पश्चिमी हिस्से के देश, यानी कि पश्चिमी यूरोप के देशों को अमेरिका ने आर्थिक सहायता दिया पुनर्निर्माण के लिए, क्योंकि यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वार में बुरी तरह परेशान हो गया था, उसकी आर्थिक हानि हो गई थी। ठीक है, और
पूर्वी यूरोप के देशों को सोवियत यूनियन ने आर्थिक सहायता देने की कोशिश की थी। दरअसल दोनों महाशक्तियाँ अन्य अन्य देशों को यानी कि यूरोप के देशों को अपने अपने खेमे में लेना चाह रही थी। यानी कि दुनिया के देश बंटने लगे थे। दुनिया के देशों का दोनों महाशक्तियों की तरफ खिंचाव होने लगा था। दोनों महाशक्तियाँ अधिक से अधिक देशों को अपने तरफ लाना चाह रही थीं। दुनिया के देश बंटने लगे थे और यह शुरुआत यूरोप से ही हुआ था। तो अमेरिका चाह रहा था कि सोवियत यूनियन अधिक देशों को आर्थिक सहायता नहीं दे पाए, यानी कि अपने खेमे में नहीं ले पाए, इसलिए अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत खासकर पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने खेमे में लेने के लिए आर्थिक सहायता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, अपनी विदेश नीति को सक्षम बनाने के लिए भारत किस गुट में शामिल हुआ? ऑप्शन ए है नाटो, बी है वार्सा संधि, सी है दोनों में और डी है उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो ऑप्शन डी सही है, नन ऑफ द एबव। भारत किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, बल्कि दोनों गुटों से अलग रहते हुए नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया। भारत ने कहा कि हमें आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना है, अपनी संप्रभुता को बनाए रखना है। तो इंडिया ने खुद को और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ऐसे देश जो नए नए आज़ाद हुए थे, 9 स्वतंत्र देश, न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस, इनको समझाया भी और इन सभी को लेकर नेम का गठन हुआ। और इसकी पहली बैठक हुई थी 1961 में, लेकिन नेम का जो नींव पड़ा वांडोंग कॉन्फ्रेंस में पड़ा। ठीक है बच्चों, तो इंडिया ने किसी सैनिक शक्ति में, सैनिक गठबंधन में शामिल नहीं हुआ। पेपर में क्वेश्चन आएगा गुटनिरपेक्ष का मतलब क्या है, तो आप साफ साफ लिख सकते हैं, दोनों महाशक्तियों और उनके सैनिक गुटों से बराबर की दूरी बनाए रखना गुटनिरपेक्ष कहलाया। सेपरेशंस of both superpowers and their respective military alliances। ओके, लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है, भारत चीन के संबंधों की शुरुआत प्रारंभ में दोस्ताना थी। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके 2 साल बाद चीन भी इंडिपेंडेंट हुआ, तो संबंध अच्छे थे, फ्रेंडली थे दोनों के। भारत ने चीन को सबसे पहले मान्यता दिया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1939 टू 1945, ऑप्शन सी। हाउ लॉन्ग डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार लास्ट? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? When did India join the United Nations? तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ को ज्वाइन किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 24, आज़ादी के समय राजवाड़ों की संख्या लगभग कितनी थी? तो अब इनकी थी 565। What was the number of British states at the time of independence? 565, ऑप्शन डी। बच्चों अब सेक्शन बी की बात करते हैं। यहाँ भी 24 क्वेश्चन में से आपको 20 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, आज़ादी के तुरंत पहले निम्न में से किस राजा ने अपने राज्य को भारतीय संघ से आज़ाद रखने की घोषणा की? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा त्रावणकोर। ओके, त्रावणकोर के बारे में आप जान लें। इसने सबसे पहले आज़ादी की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? विच कंट्रीज वेयर इंक्लूडेड इन द एलाइज? तो
सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। सही विकल्प है ऑप्शन सी। ये चारों देश मित्र राष्ट्र में शामिल थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें, यानी कि जो अलग है, तीन एक तरह से समान है और एक अलग है, उसका चयन करना है। तो नीति आयोग 2014, योजना आयोग 1950, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 और योजना आयोग समाप्त 2014। तो नीति आयोग 2014 जो लिखा है यह गलत है, यानी कि ऑप्शन बी, सी और डी करेक्ट हैं। इनका स्थापना वर्ष सही लिखे हुए हैं और योजना आयोग का समाप्ति वर्ष भी सही है, लेकिन ऑप्शन ए है नीति आयोग 2014 में नहीं 2015 में अस्तित्व में आया है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यह विषम है, यानी कि यह इनकरेक्ट है, ऑड है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 से काम करने लगा हुआ है नीति आयोग, योजना आयोग के बदले में। ठीक है, इसे भारत का थिंक टैंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के संबंध में सही नहीं है? Which of the following sentence is not true in respect of Soviet Union? सोवियत संघ के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है? नहीं पर जोर दिया गया है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए है दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभार। तो यह तो सही इन्फॉर्मेशन है, यह उत्तर नहीं बनेगा। संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी, यह भी सही इन्फॉर्मेशन है, यह उत्तर नहीं बनेगा। और सी है विशाल ऊर्जा संसाधन। तो विशाल ऊर्जा संसाधन भी वहाँ था और ये भी उत्तर नहीं बनेगा। ऑप्शन डी है अमेरिका से अधिक उन्नत अर्थव्यवस्था थी। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बाद सोवियत यूनियन का नंबर था, तो अमेरिका से अधिक तो नहीं हुआ, अमेरिका से कम था ये, तो यह इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कितने वर्ष शासन किया गया? हाउ मेनी ईयर्स डिड द कम्युनिस्ट पार्टी रूल इन द सोवियत यूनियन? 70 ईयर्स, 70 वर्षों तक सोवियत में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का विस्तृत रूप क्या है? यहाँ लिखा है यूनेस्को। ओके, तो बच्चों यूनेस्को का सही है विस्तार रूप संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और यह 1945 में बना है। पेरिस में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विभाजन के समय तय हुआ कि डैश को विभाजन का आधार बनाया जाएगा, धार्मिक बहुसंख्यक को। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, विभाजन के समय दो प्रांतों डैश और डैश का भी बंटवारा हुआ। तो ये हैं पंजाब और बंगाल का धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर भी बंटवारा हुआ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में शामिल होने के लिए विलय का एक सहमति पत्र बनाया गया जिस पर राजाओं को हस्ताक्षर करने होते थे, उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि विलय पत्र, सहमति पत्र। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 है। अब यहाँ से आ गया अजर्शन एंड रीजन, यानी कि अभिकथन और कारण वाले प्रश्न। इसमें दो कथन दिए होते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि कोई कथन दिया हुआ है, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, और दूसरा उसका कारण दिया होता है कि ऐसा क्यों था। अगर दोनों सही हैं और अभिकथन का व्याख्या के रूप में कारण सही है तो ऑप्शन ए, और दोनों सही हैं और कारण सही नहीं है तो ऑप्शन बी। ठीक है, और पहला इनकी अभिकथन गलत है और कारण सही है तो ऑप्शन सी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, और अभिकथन सही है और कारण गलत है तो ऑप्शन डी। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस टाइप का 34 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ
में मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। कारण भूमि, अन्य संपत्तियों और उत्पादन व वितरण पर राज्य का नियंत्रण था। तो बच्चों, यह जो कारण है और अभिकथन है दोनों सही हैं, और एक कारण इसकी सही व्याख्या भी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, हैदराबाद के शासक को डैश कहा जाता था? निजाम। ठीक है, इनका सही नाम था मीर उस्मान अली। क्वेश्चन नंबर 36, ताशकंद समझौता निम्न में से किन देशों के बीच हुआ? तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। यह हुआ है 1966 में, जनवरी के महीने में। ठीक है, यानी कि 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच संबंध को सामान्य बनाने के लिए यह समझौता हुआ। इसको शांति समझौता भी कह सकते हैं, क्योंकि देशों के बीच जब युद्ध होते हैं तो युद्ध का परिणाम जो भी हो, युद्ध के बाद एक शांति समझौता होता है ताकि सामान्य स्थिति बनाई जा सके। तो उसी तरह का यह समझौता था, 1966 में हुआ है, जनवरी के महीने में हुआ। और इसी समझौते के बाद तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था, हृदय गति रुकने से, जैसा कि हम NCERT किताब में से जानकारी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता डैश थे जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन है, जुलाई 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, कारगिल संघर्ष, यानी कि कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। 39 क्वेश्चन, 1962 से 1971 के बीच भारत को कितने युद्धों का सामना करना पड़ा? तो इस समय भारत को 3 युद्ध का सामना करना पड़ा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान, और 1971 में भी भारत पाकिस्तान। तो 3 हो गए, 3 युद्ध का सामना करना पड़ा। बच्चों, 1960 यानी कि 1960 के दशक को भारत के लिए खतरनाक दशक भी कहा गया। ठीक है, क्योंकि इस समय 3 युद्ध भी हुए हैं, खाद्यान्न संकट भी हुआ, यानी कि मानसून कम हुई, बारिश कम हुए, बरसात कम हुई तो फसल का उत्पादन भी कम हुआ। ठीक है, और हमारे देश के प्रमुख नेताओं की मृत्यु भी हुई। तो इन कारणों से इसको कहा गया है खतरनाक दशक। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यह भी अभिकथन वाला है, कथन है, इनके अभिकथन स्टेटमेंट दिया हुआ है, एजर्शन दिया हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान बढ़ रहा है। कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाने वाले रसायनों के फैलाव व इस्तेमाल के कारण। तो बच्चों, आप जानते होंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है, ग्लोबल मीन्स वैश्विक और वार्मिंग मीन्स गर्म होना, यानी कि धरती का, विश्व का गर्म होना, धरती का गर्म होना। और कारण बताया गया है कि CFC, यानी कि CFC समझते होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस तरह के रसायनों के फैलाव और इस्तेमाल के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो सही कारण दिया हुआ है, तो मतलब कि कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है और व्याख्या भी सही करता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब
अप्रासंगिक हो गया है। तो यही जो सेंटेंस है ना, यही गलत है, यानी कि इनकरेक्ट है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक नहीं है, वह आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि पश्चिमी देशों की धौस को, पश्चिमी देशों की दादागिरी को रोकने के लिए गुटनिरपेक्ष का होना जरूरी है। 120 से अधिक देशों का यह मंच है। दक्षिण दक्षिण संवाद, यानी कि एक गरीब देश, यानी कि अल्प विकसित और विकासशील देशों का संगठन है जो आपस में भी सहयोग करते हैं एक दूसरे का। ठीक है, तो इस तरह से यह अप्रासंगिक नहीं है, बल्कि आज भी महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है। और कारण लिखा हुआ है इसका, आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए विकासशील राष्ट्रों का मंच होना चाहिए। तो यह तो सेंटेंस करेक्ट है, तो कथन गलत है और कारण सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही राजवाड़ों को छूट थी कि वह अपनी इच्छा के अनुसार भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या अपने को स्वतंत्र अस्तित्व में बनाए रखें। बिल्कुल करेक्ट है, यह सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कारण देखिए, ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति के साथ राजवाड़ों, रियासतों के राजा व प्रजा को भी निर्णय लेने का अधिकार था। तो बच्चों, यह जो क्वेश्चन है इसके कारण में भी सच्चाई है, यानी कि इसका कारण जो है यह भी सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, यानी कि राजवाड़ों को और राजा को और प्रजा को भी निर्णय लेने का अधिकार था कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं, या भारत में आना चाहते हैं, या पाकिस्तान में आना चाहते हैं, या स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रहना चाहते हैं। तो दोनों सेंटेंस सही है और व्याख्या भी सही है, तो यहाँ भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, यह क्वेश्चन भी अजर्सन और रीजन वाला है, यानी अभिकथन वाला है। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, आज़ादी के समय विश्व में दो आर्थिक मॉडल, उदारवादी पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट तथा समाजवादी मॉडल प्रचलित थे, जिससे भारत ने किसी एक को नहीं अपनाया। ओके, भारत ने ना तो समाजवाद को अपनाया पूरी तरह और ना ही पूंजीवाद को, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो यह सही कथन है, भारत ने पूंजीवादी को भी नहीं अपनाया और समाजवादी को भी नहीं अपनाया। कारण लिखा हुआ है, भारत ने दोनों में से किसी एक को न अपनाकर, हाँ यहाँ लिख दिया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें सरकार व निजी कंपनियां दोनों का अपने अपने उपकरणों पर प्रभुत्व था। उस समय वही बेहतर था। बिल्कुल, यह भी सही है, तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही हैं और कारण कथन को सही परिभाषित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, अणुशक्ति संपन्न राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं ने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT पर सदस्य राष्ट्रों को हस्ताक्षर करने को कहा। बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में जो 5 देश हैं ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया, इन लोगों ने 1968 में NPT यानी कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है, N फॉर नॉन भी है और न्यूक्लियर भी है, P फॉर प्रोलिफरेशन और T फॉर ट्रीटी, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि एक बिल लाए और अपने सदस्य यानी कि 5 राष्ट्र उस पर साइन करें। ठीक है, डिसआर्मामेंट के लिए। ठीक है बच्चों, तो यह सही है कथन। कारण लिखा हुआ है कि भारत ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, भारत ने उसे भेदभावपूर्ण माना। तो यह भी सही है, भारत ने उसे मना कर दिया था। भेदभावपूर्ण इसलिए क्योंकि कहा गया था कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं वे उसे रखेंगे और जिनके पास नहीं है वे
परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इससे भारत ने कहा कि यह भेदभावपूर्ण है, और सही बात है, वो भेदभावपूर्ण था, डिस्क्रिमिनेशन वाला था। तो इसका भी उत्तर ए हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही हो रही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें। विभाजन के समय हुए बंटवारे में वित्तीय संपदा के साथ साथ निम्नलिखित में से और किसका बंटवारा हुआ? ऑप्शन ए है टेबल कुर्सी, बी है टाइपराइटर, थर्ड ऑप्शन है पुलिस के बाद यंत्र, और रेलवे कर्मचारी। तो बच्चों ये सही जवाब है, चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4 सही हो जाएंगे। सबका बंटवारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, यानी कि जो यहाँ इनकरेक्ट है उसकी बात करनी है। रूस यूएसएसआर का उत्तराधिकारी, यह सही है, यानी कि हम नहीं की पहचान करनी है, जो इनकरेक्ट होगा। यहाँ लिखा है नॉट करेक्ट। और बी में है वार्सा संधि, यह सैन्य समझौता था, यह भी सही है। शॉक थेरेपी एक आर्थिक मॉडल था, यह भी सही है। येल्त्सिन सुधारों की शुरुआत, यह गलत है बच्चों, और यही हमारा उत्तर बन जाएगा। येल्त्सिन यानी कि बोरिस येल्त्सिन सुधारों की शुरुआत नहीं किए थे। सुधारों की शुरुआत करने वाले नेता का नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, जो सोवियत यूनियन के अंतिम राष्ट्रपति साबित हुए, है ना। और बोरिस येल्त्सिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने, यानी कि सोवियत संघ के बाद जब रूस बन गया तो बोरिस येल्त्सिन उसके पहले राष्ट्रपति बने। विभाजन में इनकी बहुत भूमिका, यानी कि सोवियत संघ के विभाजन में भी, और जो 15 गणराज्य अलग अलग हो गए उसमें येल्त्सिन की बड़ी भूमिका थी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। नेहरू जी और जनरल अयूब खान ने 1960 में किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो सही जवाब सिंधु नदी का जल समझौता, यानी कि सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर। इस नदी के और इसकी सहायक नदियों के लगभग 80% पानी पाकिस्तान को दे दिए गए, और लगभग 20% पानी पर भारत का हिस्सा, भारत के हिस्से में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 देखें। भारत और पाकिस्तान के लेखक कवियों ने विभाजन की त्रासदी को किन किन माध्यमों द्वारा व्यक्त किया? उपन्यास, लघु कथा, कविता और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, यानी कि हम आ गए हैं सेक्शन सी में। यहाँ 12 क्वेश्चन में से 10 सोल्व करेंगे। क्योंकि हम सोल्व कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ताकि बच्चे सबको देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49। इस क्वेश्चन में एक इमेज दिया हुआ है, एक लोगो दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक लोगो है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है चित्र के अंदर गोले में बने मानचित्र किस को दर्शाते हैं? तो जो गोला है इसमें वर्ल्ड को दिखाया गया है, सभी महादेशों को दिखाया गया, संसार को दिखाया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन है, और जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है, और क्वेश्चन है कि भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कार्टून बेस पे है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्टून के बीच बैठे हुए नेता को पहचानिए। तो पंडित नेहरू हैं, इनकी नाक लंबी, पतला शरीर और माथे में टोपी, इनकी पहचान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह भी विजुअली इम्पायर बच्चों के लिए है। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, यानी कब हुआ था? तो आयोग पूछा गया है, अधिनियम नहीं पूछा गया है बच्चों। एसआरसी पूछा गया है आपसे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो 1953 में। अगर यही पूछता कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया, तो आप 1956 लिखते, क्योंकि अधिनियम का मतलब होता है एक्ट, जो संसद से पास हुआ हो, तो वह 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यह क्वेश्चन है इस कार्टून के बेस पे। इस कार्टून को देखें एक बार। इस कार्टून में एक चीनी व्यक्ति, यानी कि चीन के नेता ने एक रस्सी जिसमें गांठ है और उसमें भारत को घेर रखा है। ठीक है, उसको दिखाया गया है। और मेनन के बारे में है ये, जो उस समय रक्षा मंत्री थे 1960
II के युद्ध के समय। यहाँ लिखा है मेननगोज। ठीक है, तो कार्टून में जो क्वेश्चन है उसके बारे में है, कार्टून में क्या दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बच्चों कार्टून में क्या दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है, कार्टून वाला क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप कार्टून को ध्यान से देखें तो आपको उसका उत्तर आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो कार्टून में दिखाया गया है, ऑप्शन ए पढ़िए, भारत चीन दोस्ती, ये तो बिल्कुल नहीं। और बी ऑप्शन है भारत चीन दुश्मनी। ठीक है, और ऑप्शन सी कह रहा है चीन द्वारा भारत को समझाने का प्रयास, और डी कह रहा है कि 1960 में चीन भारत सीमा विवाद की असफलता को। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत चीन सीमा विवाद की असफलता को बताया गया है। एक्चुअली भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं LAC। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बच्चों यह 1940 में बना है शिमला समझौते के तहत, कंफ्यूज नहीं होना है। एक शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच हुआ है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो 1972 में हुआ है। 1914 में एक शिमला समझौता हुआ है, यानी कि ब्रिटिश इंडिया और चीन के बीच। ठीक है, तो इस 1914 के समझौते के तहत LAC बना था, भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसके बीच। तो उसको चीन स्वीकार नहीं करता और चीन कहता है कि सीमा रेखा फिर से बनाई जाए, और भारत का कहना है कि 1914 वाली सीमा रेखा सही है। और दोनों अपने अपने जो सीमा रेखा बताते हैं दोनों में बिल्कुल माइनर डिफरेंसेज हैं, थोड़ा ही अंतर है। तो इस विवाद को नहीं सुलझाया गया था, इसी को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। अगला क्वेश्चन है विजुअली इंपैयर बच्चों के लिए। क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो ये थे अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन सी। उसके बाद जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन पैसेज बेस पे है और इसमें अरब स्प्रिंग की बात कही गई है। तो मैंने पहले बताया था बच्चों की पैसेज वाले जो क्वेश्चन आए तो इसे हम पहले पढ़ लेते हैं और थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं समय बचाने के लिए, और अंडरलाइन भी करते चलते हैं। तो पढ़ते हैं इसे। ट्यूनीशिया में प्रारंभ हुए अरब स्प्रिंग ने अपनी जड़ें जमा ली। वहाँ जनता द्वारा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया गया। यह संघर्ष एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, क्योंकि जनता तत्कालीन समस्याओं को निरंकुश तानाशाही का परिणाम मानती थी। ट्यूनीशिया में उदित लोकतंत्र की मांग पश्चिम एशिया के मुस्लिम बहुल अरब देशों में फैल गई। होस्नी मुबारक, जो 1979 के पश्चात से मिस्र में सत्ता में थे, एक बड़े स्तर पर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप ध्वस्त हो गए। इसके अतिरिक्त अरब क्रांति का प्रभाव यमन, बहरीन, लीबिया तथा सीरिया जैसे अरब देशों में भी देखा गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। अरब स्प्रिंग की शुरुआत के पीछे कौन कौन से कारण थे। तो बच्चों भ्रष्टाचार है ऑप्शन ए में, बी में बेरोजगारी है, सी में गरीबी है और डी में उपरोक्त सभी। तो डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है। अरब स्प्रिंग की शुरुआत मानी जाती है 2010, ऑप्शन ए हो गया। और क्वेश्चन नंबर 54 है, अरब स्प्रिंग का किन किन देशों पर प्रभाव पड़ा। तो यमन, बहरीन, लीबिया और उपरोक्त सभी। तो डी आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, मिस्र में 1979 के पश्चात सत्ता में कौन थे। होस्नी मुबारक थे, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है होस्नी मुबारक डैश 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 के परिणाम स्वरूप ध्वस्त हो गए। तो लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसके कारण वे ध्वस्त हुए। अगला क्वेश्चन भी पैसेज बेस पे है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं और बीच बीच में अंडरलाइन भी कर लेंगे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 1918 के खेड़ा सत्याग्रह तथा 1928 के बारदौली सत्याग्रह के पश्चात स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। स्वतंत्रता के समय राजवाड़ों के एकीकरण की समस्या राष्ट्रीय एकता व भारत की अखंडता के लिए एक बड़ी चुनौती थी।
ऐसे कठिन समय में सरदार पटेल ने सभी 565 देशी रियासतों के एकीकरण के साहसी कार्य का उत्तरदायित्व लिया। सभी देशी रियासतों के स्वतंत्र भारत में विलय को लेकर भारत में लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार पटेल का दृष्टिकोण स्पष्ट था। वे भारत की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर कोई समझौता नहीं चाहते थे। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? तो ऑप्शन ए है भारत का प्रधानमंत्री बन जाना। हालांकि प्रधानमंत्री नहीं थे, वे उप प्रधानमंत्री थे। सभी नेताओं को एक राष्ट्र सिद्धांत के लिए सहमत कर लेना, लोगों को बंटवारे के ना होने के लिए मना लेना। ऑप्शन डी है देशी रियासतों का एकीकरण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जाना जाता था? तो लौह पुरुष थे वो, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। 59 कह रहा है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन है, पटेल भारत की डैश को लेकर कोई डैश नहीं चाहते थे। हो जाएगा ऑप्शन डी। पटेल भारत की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर कोई समझौता नहीं चाहते थे। बच्चों ये 60 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब इसको आप बार बार देखें, 2 बार देख लें, नोट भी कर लें, तो आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। बच्चों प्रैक्टिस सेट पेपर और प्री बोर्ड पेपर को आप श्योर सोल्व करें बोर्ड एग्जाम में अच्छा करने के लिए। आज के इस वीडियो क्लास में इतना ही। आपका धन्यवाद, थैंक यू बच्चों। और आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर भी